मैं सज्जनपाल मील एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास मनेंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनाना में, जहां पर ऑनलाइन स्टडी आपको करवाई जा रही है। आज का देखो हमारा जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकार पार्ट 2। मैं पार्ट 2 क्यों बोल रहा हूं, इसको भाग 2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बारीकी से सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पार्ट 1 में मैंने आपको कल समझा दिया था। अब इसके मैंने कल आपको बताया था हर अनुच्छेद पे इसके कल बारीकी से चर्चा करेंगे। कल सिर्फ बताया गया था कि समानता का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, लेकिन आज हम बताएंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। हर अनुच्छेद पर आपसे बारीकी से हम चर्चा करेंगे। तो देखो, समानता का मौलिक अधिकार या इसको समता का मौलिक अधिकार भी कहते हैं। पहला मौलिक अधिकार है, पिछले वीडियो अगर जिसने नहीं देखा पिछला वीडियो, वो पिछला वीडियो देखे। इसमें जो समानता का या समता का मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 5। ओके, जिसमें सबसे पहले हमारा जो अनुच्छेद है 14, क्योंकि जो वर्ष 2018 में प्रश्न आया था कि असमप्रसता का अंत वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद पूछा गया था अनुच्छेद 17। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है ये, इसलिए हर अनुच्छेद के बारे में हमें बारीकी से ज्ञान होना जरूरी है। बड़े बड़े कंपटीशनों में भी प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद हमारे को ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। कक्षा 12 में नहीं, आगे भी ये काम आएंगे। तो देखो, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका ये कि भारत का प्रत्येक निवासी, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी स्थान या लिंग से वो संबंधित हो, मतलब लिंग मतलब लड़का या लड़की, सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समानता का व्यवहार किया जाएगा। अर्थात कानून सभी के लिए क्या होगा? बराबर। अपराध अगर किसी ने किया है तो वो चाहे सामान्य नागरिक हो या देश का प्रधानमंत्री हो या कितना भी वीआईपी व्यक्ति हो, उनको जो सजा है वो समान ही मिलेगी। इसका मतलब है कानून है वो सबके लिए समान है, चाहे सामान्य नागरिक हो या वो सलमान खान हो। जिसने अपराध किया है, कानून तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, उसको उसकी सजा मिलेगी। तो इसको बोलते हैं कानून के समक्ष समानता। यानी कि अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है, तो चाहे हम किसी भी तबके के व्यक्ति हों, हम गरीब हों, चाहे अमीर हों, उच्च जाति के हों या निम्न जाति के हों, किसी भी स्थान से हों, हमारे सामने जो कानून व्यवस्था है वो हम सबके लिए समान होगी। किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म के आधार पर है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या जाति के आधार पर है, राजपूत, जाट, ब्राह्मण, क्षेत्र कुछ भी हो, सभी के साथ कानून एक जैसा बर्ताव करेगा। तो ये है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। सीधा सा अर्थ इसका ये है कि कानून है वो सभी के लिए, भारत में जितने भी नागरिक है ना, उनके लिए समान है। ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं, कानून सबके लिए क्या है? समान है। ओके, अब है देखो अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद पर रोक। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी किसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? जन्म, धर्म, मूलवंश, जाति, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये फलानी जाति का है तो इसके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा नहीं होगा। इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 15। स्वतंत्रता से पहले जब हमारे देश में संविधान नहीं बना था, मौलिक अधिकार हमारे को नहीं मिले थे, तो उस समय स्थिति थी वो काफी भयानक थी। तो जात पात जो है, स्पर्धा वाला जो वातावरण था, उसमें बहुत ज्यादा हमारा देश डूबा हुआ था। हमारे हिंदू समाज की या अन्य समाजों की सबसे बड़ी ये बुराई थी, जिसको इस भेदभाव को मिटाने के लिए अनुच्छेद 15 में ये तय किया गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। न ही वो किसी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, या कहीं कोई मनोरंजन के स्थल हो, कहीं भी हमारे साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 15। धर्म, सभी जानते हैं धर्म क्या होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई।
इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक तो अनुच्छेद 15 कहता है एक जाति, जाति सबको पता है, जाट, ब्राह्मण, जांगीड़, ठीक है, ये सभी जातियां हैं। लिंग, लड़का या लड़की, लड़का और लड़की, इसके आधार पर भी ये लड़की है। ऐसा नहीं है भी कोई कार्यस्थल पर अपने जा रहे हैं तो लड़के को ज्यादा पैसे दे दिए उसी कार्य के और लड़की को कम दिए। जैसे वेतन, सरकार जो वेतन देती है, कहीं पे आपने ऐसा सुना है कि जो पुरुषों को, जैसे मैं टीचर हूं, टीचर पुरुष जो टीचर है उसको ज्यादा पैसे दे दिए, उसी काम के महिला टीचर उसको कम पैसे दिए, ऐसा हमारे संविधान ने वर्जित किया है। समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 15, ठीक है। जन्म, जन्म हमारा चाहे भारत में कहीं हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी, राजस्थान, कहीं भी, तो सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो इन चीजों में विभेद पर हमारा जो संविधान रोक लगाता है वो अनुच्छेद है 15। अगला जो अनुच्छेद है समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो है 16, लोक नियोजनों के विषय में अवसरों की समानता। अब पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि लोक नियोजन क्या होते हैं। लोक नियोजन होते हैं सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन, कंफ्यूज मत हो जाना कि लोक नियोजन क्या है। लोक नियोजन क्या है? सरकारी नौकरियां। तो सरकारी नौकरियों में सरकार है या फिर राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या अन्य किसी कारणवश से भेदभाव नहीं कर सकती और सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाता है। पढ़ लिख के सभी लोग हैं वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र होते हैं। उसमें जाति के आधार पर ऐसे नहीं होता भाई फलानी जाति के लिए है नौकरियां। राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है तो इसमें कोई विशेष जाति वाले जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। जिसमें योग्यता होती है वो फिर उसमें क्लियर हो जाता है। तो देखो इसको बोलते हैं लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता। ऐसे नहीं भी सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, दी नहीं जाएगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अवसर सबको दिए जाएंगे, अवसर सबको दिए जाएंगे। अब जो मेहनती होगा, जो मेहनत करेगा वो नौकरी पा जाएगा और जो मेहनत नहीं करेगा, आलसी होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अवसर तो सबको मिला ना, तो अवसर देगी सरकार, नौकरियां नहीं अवसर। तो इसको बोलते हैं लोक नियोजनों के विषय में अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की जो समानता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 16, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? छुआछूत। छुआछूत का मतलब ये नहीं भाई ये छू दिया, ये नहीं है। छुआछूत का मतलब होता है कि निम्न जाति और उच्च जातियों के मध्य विभेद। प्राचीन काल में जो स्वर्ण जातियां थी वो दलित जातियों, जब दलित जाति वाले उनके सामने भी आ जाते थे उसको भी वो क्या मानती थी? अस्पृश्य मानती थी, उनका शोषण करती थी। उनको न तो मंदिरों में जाने दिया जाता था, न सार्वजनिक तालाबों में जाने दिया जाता था और न ही सार्वजनिक कुओं से उनको पानी भरने के लिए जाने दिया जाता था। इतना विभेद था। तो अब जब से समानता का मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला है, उसमें अनुच्छेद 17 में सीधा कह दिया गया है कि अस्पृश्यता का अगर कोई आचरण करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है ना, तो उसको न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा। क्योंकि अस्पृश्यता को भारतीय संविधान ने इसका एकदम क्या कर दिया है? अंत कर दिया गया है और अस्पृश्यता करने वाले को इसके लिए दंड की भी व्यवस्था। तो अनुच्छेद 17 हो गया। पूछ सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17। अब है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियां देखो, ब्रिटिश काल में कुछ उपाधियां दी जाती थी जिनको वर्तमान सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में कुछ उपाधियां रखी गई हैं, बाकी सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया? एकदम अंत कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा समानता का मौलिक अधिकार। अब अगला है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22। लेकिन इसमें देखो जो अनुच्छेद इसका 19 है ना, 19 अनुच्छेद वो काफी बड़ा है। इसके भी पार्ट बनाए हुए 19 के, जैसे अनुच्छेद 19(1) क, 19(1) ख, 19(1) ग, 19(1) घ, 19(1) अड़ और 19(1) छ। इनको हम समझेंगे इनमें क्या क्या है।
तो देखो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार जो स्टार्ट होता है अनुच्छेद 19 से 19 को देखेंगे हम, अनुच्छेद 19। तो देखो सबसे पहले विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) विचार और अभिव्यक्ति क्या होती है। मान लो आज देश में जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर अगर मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति देना। मान लो भ्रष्टाचार पर मैं विचार मेरे रखना चाहता हूं देश के सामने, या किसी अपराध के ऊपर, या किसी अन्य विचार जो देश के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसे बोलते हैं अभिव्यक्ति। यह अभिव्यक्ति 2-3 तरीके से दी जाती है। एक तो बोलकर, भाई काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया, भाषण दे दिया मैंने, जो कि नेताओं का काम होता है। दूसरी होती है ये श्रव्य और दृश्य, मतलब है दिखा के कुछ, जैसे फिल्मों में किया जाता है। जैसे देखो हमारे हिंदी जगत में एक मशहूर फिल्म है गदर, आपने भी शायद तक सबने देखी होगी, सनी देओल की गदर। उसमें यह दिखाया गया है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय देश के बंटवारे के बाद में कितनी हिंसा फैली थी। पाकिस्तान की तरफ हिंदुओं को कैसे मारा गया था, हिंदुस्तान की तरफ मुसलमानों को कैसे मारा गया था, कैसे उस समय हिंसा का वातावरण फैला था, वो उस फिल्म में दिखाया गया था। उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति, फिल्म के माध्यम से। अब अपने तो नॉर्मल आदमी इतने पैसे वगैरह है नहीं कि फिल्म बना के अभिव्यक्ति दे दे, तो हम हमारी अभिव्यक्ति कैसे देंगे? या तो अखबार में लिख देंगे, या कोई जो किताब है उसका प्रकाशन करवा देंगे, कोई पुस्तक है वो छपवा देंगे। इस प्रकार हम अभिव्यक्ति हमारे दे सकते हैं, हमारे विचार रख सकते हैं। उन विचारों को रखने की जो स्वतंत्रता है, उसका जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) कहने हैं, जिसको बोलते हैं विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समझ गए होंगे कि अभिव्यक्ति क्या होती है, अपने विचार प्रकट करना। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं मैं किसी धर्म के बारे में मैं हिंदू हूं तो मैंने अन्य किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधे अभिव्यक्ति दे दी तो वहां मैं फंस जाऊंगा, ठीक है ना। अगर किसी धर्म के बारे में, किसी धर्म के या जाति के लोग उससे आहत होते हैं मेरी अभिव्यक्ति से, तो मेरे ऊपर क्या है, मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, सलाखों के पीछे भी डाल सकते हैं मेरे को। तो अभिव्यक्ति दे सकते हैं हमें, लेकिन ध्यान रखा जाए किसी धर्म के लोग या इससे किसी वर्ग के लोग या जाति के लोग या कोई अन्य लोग इससे आहत न हो, ऐसा कुछ उस अभिव्यक्ति में दिखाया या लिखा न जाए। इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमारे को जितने भी अधिकार दिए गए हैं ना, उन पर थोड़े थोड़े क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब देखो दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) है। यानी कि मैं सम्मेलन कर सकता हूं, आप सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन का मतलब है भाई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके कोई भी मैं मीटिंग या वार्तालाप कर सकता हूं। यह अधिकार भारतीय संविधान ने हमारे को दिया गया है कि हमने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी जो कोरोना वाला ये सिस्टम चल रहा है इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अपने मौलिक अधिकार है वो थोड़े सीमित कर दिए गए हैं, ठीक है, सामान्य काल की बात है। तो देखो, लेकिन इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि अस्त्र शस्त्र रहित। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो मीटिंग कर रहे हैं, जो सम्मेलन कर रहे हैं ना, उसमें ऐसे नहीं कोई कुआड़ो लेके आ गया, कोई हथियार लेके आ गया, कोई बंदूक लेके आ गया, तो उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातों बातों में लड़ाई हो जाती है। और जब वहां हथियार होंगे सबके पास तो क्या होगा आपको भी पता है। और हथियार नहीं होंगे तो अगर बातों बातों में बहस भी हो जाएगी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए सरकार ने तय किया है कि आपने क्या है, ये अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हथियार तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, वरना फिर पुलिस अपना काम करेगी, अपना ये जो अधिकार वो धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तीसरा है संघ व समुदाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) हम हमारे हितों के लिए संघ बना सकते हैं। संघ जैसे मजदूर होते हैं वो अपना संघ बनाते हैं, सारे मजदूरों ने एक मजदूर संघ बना दिया। एक भी मजदूर है उसके अधिकारों को अगर उसका मालिक हनन कर रहा है तो वो सारे हड़ताल पे बैठ जाते हैं। इंग्लिश में इसको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। कॉलेज के छात्रों का आपने छात्र संघ सुना होगा, जिसके चुनाव भी होते हैं कॉलेजों में, छात्र संघ, यानी कि सभी छात्रों का एक संघ होता है। जब उन छात्रों के कोई अधिकार है वो छीनने की कोशिश की जाती है तो इकट्ठे होकर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहाँ तक कि टेम्पो, आपने शहरों में देखा होगा कि टेम्पो यूनियन भी होती है, संघ होता है। एक टेम्पो वालों के साथ जाती होती है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं।
डॉक्टरों का संघ होता है, शिक्षकों का भी संघ होता है। शिक्षकों के ऊपर कोई भी बात आती है हड़ताल करके बैठ जाते हैं, तो वो संघ बना सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। ये अधिकार हमारे को दिया गया है अनुच्छेद 19(1) ग में। ठीक है। इसके बाद में सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह आने जाने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी देखो आप ध्यान से। सर्वत्र का मतलब ऐसे नहीं कहीं भी चले जाओ, आप मुंह उठाए किसी के घर में चले गए भी। हमारे को तो गुरुजी ने बताया था कि सर्वत्र आने जाने का अधिकार है, हम तो आगे बिना पूछे ही। तो पहले आप तो तारो इलाज हो और पाछा गुरुजी को है वो, ठीक है ना। तो सर्वत्र का मतलब होता है सार्वजनिक जगह पे। आई बात समझ में? पार्क है, सिनेमा, ठीक है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक जो जगह है ना वहां हम सारे जा सकते हैं। कुछ जगह है वो सरकार द्वारा प्रतिबंधित की जाती है, जो हम वहां पर घूमे नहीं सकते, जैसे सेना का एरिया जो होता है, ठीक है ना, उसको खुफिया रखा जाता है, वहां कोई घूमने नहीं जा सकता बिना इजाजत के। ठीक, तो वहां हम नहीं जा सकते जहां पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। और जब तक सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जिस प्रकार अभी प्रतिबंध चल रहा है, तो अब अपने नहीं जा सकते, और हर कहीं पे तो कभी भी नहीं जा सकते। आई बात समझ में? तो देखो सर्वत्र आने जाने का मतलब यही है कि जहां पर सारे जाते हैं ना, सार्वजनिक जगह है, वहां हम भी जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 19(1) है। फिर है निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) अड़। निवास मतलब अपने रह सकते हैं कहीं भी। आज मैं, मेरा गांव बुकाना है, ठीक है ना, चनाना स्कूल में पढ़ाना आता हूं, मैं यहाँ रहता हूं बुकाना में, तो अगर मैं चाहूं तो कल किसी और जिले में या और राज्य में भी रह सकता हूं, देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता हूं मेरी इच्छा के अनुसार। इस राज्य में भी या किसी और राज्य में भी रह सकता हूं, ये मेरी निवास की स्वतंत्रता है। और सभी व्यक्तियों को ये निवास की स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के किसी भी कोने में वो निवास कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति और व्यापार, वृत्ति क्या होता है? कार्य। जैसे अभी मैं कर रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, ये मेरी वृत्ति है। मैं चाहूं तो और कोई कार्य भी कर सकता हूं, मैं खेत में भी कार्य कर सकता हूं, दुकान भी खोल के बैठ सकता हूं मैं किसी चीज की। ठीक है। देखो हर आदमी वो अपनी योग्यता अनुसार वृत्ति करता है। सरकार ये किसी को दबाव नहीं डाल सकती कि फलाना आदमी ये काम करेगा। कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई रेडी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, किसी की दुकान चल रही है, तो अपनी इच्छा अनुसार, कोई फोटोग्राफर है, तो अपनी इच्छा अनुसार वो व्यक्ति क्या है? वृत्ति कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। ये दी गई है अनुच्छेद 19(1)(6) में। अब आप ये देखते हो ये तो कचरा होगा, याद कैसे होगा, है ना? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे पिछली मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना मौलिक अधिकारों की, वैसे वो ट्रिक देखो क्या है। ऐसे मान लो कि हमें स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया गया, ठीक है, तो हम सब ने मिलकर एक विचार किया। अपने को मानो कि हमारी स्वतंत्रता को हमें कैसे बचाना है, तो हमने एक विचार किया, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उस विचार को करने के लिए हमने एक जगह तय की गई जहां सभी लोगों को बिना अस्त्र शस्त्र आना था। ठीक है। एक कहानी की तरह देखो इसको, कि हमने हमारी स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमने एक विचार किया, और वो विचार करने के लिए सभी लोगों को एक जगह आना था बिना अस्त्र शस्त्र। तो विचार की अभिव्यक्ति हो गई, इसमें स्वतंत्रता हो गई, और अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की भी हो गई। अब हमने उस जो सम्मेलन में तय किया कि अगर एक लकड़ी को तो हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन वो देखो कहानी सुनी हुई है ना, लकड़ियों का जो बंडल होता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो वहां संघ बनाया गया कि एक अगर अपने एक एक रहेंगे ना, तो हमारा कोई भी शोषण कर लेगा, स्वतंत्रता हमारी छिन जाएगी। तो संघ में ये तय किया गया कि हम सब मिलकर रहेंगे। तो हमने क्या बनाया? संघ। सब मिलकर रहेंगे, एक पर अगर कोई भी आफत आती है तो सारे मिलकर लड़ेंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। ठीक है। तो देखो पहले क्या किया? विचार करने के लिए क्या एक जगह एकत्रित हुए बिना अस्त्र शस्त्र, और वहां क्या बनाया? संघ। अब संघ बनाते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया भाई मेरे साथ मेरे संघ के लोग हैं, मेरी स्वतंत्रता का कोई अन्य नहीं कर सकता। तो मैं पहले तो घर में दुबक के रहता था डर से, अब मैं सर्वत्र आने जाने लग गया। तो अगला अनुच्छेद कौन सा है? सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। सभी जगह आने जाने लग गया मैं, क्यों? क्योंकि मेरा संघ बन गया। ठीक है। फिर अब सर्वत्र आने जाने से तो काम नहीं चला, एक जगह रहना तो पड़ेगा।
घर बना के, तो मैंने एक निवास स्थान चुन लिया और वहां पर मैं रहने लग गया निवास। अब देखो घर बना के जब रहेंगे ना अपने, तो घर चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताओ? पैसे की होती है ना। और पैसा कैसे आता है? काम करने से, वृत्ति करने से, व्यापार करने से। तो हम वृत्ति और व्यापार करने लगे। ये कहानी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, काल्पनिक मेरे द्वारा बनाई गई। बाकी ये सारी चीजें जो सही चीजें वो मैंने आपको बता दी। कहानी इसलिए बताई है ताकि ट्रिक के माध्यम से आप भी समझो। जब भी आप अकेले मतलब इस वीडियो को नहीं देखो तो इस कहानी को अपने दिमाग में दोहराना है कि पहले हमने क्या किया, विचार किया, फिर अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए, फिर वहां संघ बनाया, फिर सर्वत्र आने जाने लगे, फिर निवास किया और फिर वृत्ति और व्यापार। अनुच्छेद इनके देखो कैसे, अनुच्छेद 19 ही चलेगा ये। 19 के आगे ब्रैकेट में एक करना है, एक के बाद में कै, फिर वही चीज इसमें ख, इसमें ग, घ, ड़ और च को छोड़ देना, बाद में सीधा छ। 19 एक कै, ख, ग, घ, ड़ और फिर छ। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है? 19। अब है अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद है? 20 स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का, कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है तो उसको भी संरक्षण मिलता है। ऐसे नहीं भाई अपराध कर दिया, उठाया सीधा फांसी पर टांग दिया, उसको पूरा मौका मिलता है, उसके भी थोड़े बहुत कुछ अधिकार होते हैं, उसको भी मतलब है पूरा बेगुनाही साबित करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए देखो उसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को तब तक गुनहगार ठहराया नहीं जा सकता तब तक जब तक उसने अपराध के समय कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। यानी कि वहां पुलिस आती है, जब तक उसको उसके साक्ष्य या सबूत नहीं मिलते कि ये अपराध किसी ने किया है, वो साबित नहीं होता, तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराया नहीं जा सकता। नंबर 2, एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं हो सकती। ठीक है, कि एक बार चोरी के लिए उसको 3 महीने की सजा दी, फिर दोबारा मूड बना, दोबारा 3 महीने के लिए, क्योंकि वो तो जो जज है उसका दुश्मन था, उसकी पर्सनल दुश्मनी थी, उसको 3-4 बार मतलब सजा दे दी। ऐसा नहीं, एक अपराध के लिए केवल कितनी बार सजा मिलती है? एक ही बार सजा मिलेगी। ये इसमें तय किया गया है अनुच्छेद कौन से में? 20 में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। और जो मेन चीज ये कि निर्धारित जो सजा है उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जैसे अगर किसी जुर्म किया उसने और उसकी सजा 2 साल है ना, और मैं अगर जज हूं, मैं देखूं कि इसने तो हो मेरे साथ हो तो पढ़ दो और उन टाइम मैंने कूट तो ये तो मेरा दुश्मन है ना, तो इसको तो एक काम कर देते, 2 वर्ष की जगह इसको तो अपने 5-10 साल की सजा दे देते, आप दुश्मनी निकाले। तो ऐसा नहीं होगा। कानून में उस अपराध के लिए जो सजा लिखी हुई है उससे अधिक उसको सजा नहीं मिल सकती। ये कुछ अधिकार हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अब अपने देखेंगे इसी का स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21। अब है अनुच्छेद 21, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसमें देखो क्या है जीवन व स्वतंत्रता का। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकता, यानी कि जीवन को उसके समाप्त नहीं कर सकता। जीवन को समाप्त करने का अधिकार केवल न्यायालय को दिया गया है, वो भी एक विशेष प्रक्रिया द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है तो उसको एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा उसका जीवन समाप्त किया जा सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन समाप्त करने की कोशिश करता है या करता है तो फिर उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, उसको सजा भुगतनी ही पड़ती है। तो ये है अनुच्छेद 21। इसके तहत हम किसी भी व्यक्ति को प्राण हानि या शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकते। फिर है अनुच्छेद 22, बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना या गिरफ्तार करना। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना या गिरफ्तार करना मतलब है जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करके ले जाती है तो उस व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं। वो क्या है? सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। भाई मेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया है,
कारण बताओ। ऐसे नहीं भी पुलिस ने गिरफ्तार किया चलो, उसको उसकी गिरफ्तारी का जो कारण है वो जानने का अधिकार है। तो पहला है कारण जानने का अधिकार, दूसरा कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है, अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है उसको। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसका कोई भी वकील नहीं है तो सरकार द्वारा उसको वकील मुहैया करवाया जाता है। लेकिन खुद की अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपना पर्सनल अपनी इच्छा से बढ़िया वकील करना चाहता हूं तो वो कर सकता है। तो यह कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अगला जो मेन है वो है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है पुलिस द्वारा तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायाधीश के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है और ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करने वाली पुलिस है या जो भी संस्था है उसके खिलाफ न्यायालय वो कार्रवाई कर सकता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार था। कल आगे जो बचे हुए मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब एक विशेष बात कि चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे और अपने जो साथी हैं उनको भी ये मतलब चैनल है इसके बारे में बताए। अगर किसी के पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है, किसी बच्चे के पास है, तो वो स्कूल में फोन करके अपने व्हाट्सएप नंबर देके और वीडियो प्राप्त कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करते हैं कि आप सभी के परिवार है वो स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।